वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत 10म पाठ सुभाषित रत्नानी। आज हम इस पाठ का श्लोक क्रमांक 11 का हिंदी अनुवाद, भावार्थ एवं संस्कृत व्याख्या का अध्ययन करेंगे तथा हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संस्कृत व्याख्या हम कितनी आसानी एवं सरलता से कर सकते हैं और संस्कृत व्याख्या को आसानी से करने के लिए किस की आवश्यकता होती है। इन सब बिंदुओं की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे परीक्षा में जो अंक हैं वो क्यों कटते हैं, क्योंकि हम तैयारी सब बराबर करते हैं, पूर्ण हम लिख कर आते हैं, फिर भी हमारे परीक्षाओं में अंक कट जाते हैं। तो वो अंक काटने का जो कारण है वो कारण भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, आप निरंतर वीडियो पर लगे हुए रहे, ध्यान से सुनते रहे। अब हम आपको आज का जो हमारा बिंदु है श्लोक क्रमांक 11, आज हम इसका आपको अध्ययन कराना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, श्लोक नंबर 11 है प्रोक्षे कार्ये हंताणाम प्रत्येक से प्रिय वादिनम वर्जन्ते तादर्श मित्रम विस्कुंभे पयोमुखम। समझ में आ गया बच्चों? आपने पूर्व में भी इस श्लोक को सुन रखा होगा, क्योंकि ये श्लोक हमारे पिछली कक्षाओं में भी आ चुका है, इसलिए आपको इसका कुछ भाव एवं अर्थ भी याद होगा। एक बार पुनः मैं आपको श्लोक दोबारा सुनाता हूँ, ध्यान से आप सुने। प्रोक्षे कार्ये हंताराम प्रत्येक से प्रिय वादिनम वर्जन्ते तादर्श मित्रम विस्कुंभे पयोमुखम। कहने का तात्पर्य है कि प्रोक्षे का अर्थ होता है पीछे से, प्रोक्षे का अर्थ होता है पीछे से, या हम कह सकते हैं पीठ पीछे से। कार्य मन कार्य को, हंतारा मन बिगाड़ता है, मतलब पीठ पीछे से, हमारे पीठ पीछे से कार्य को क्या करता है? बिगाड़ता है। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? सामने। प्रियवादिनम और सामने प्रिय बोलता है। पीछे से हमारे कार्य को बिगाड़ता है और सामने से कैसे बोलता है? प्रिय बोलता है। ठीक है, तो वर्जित का मतलब होता है छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। किसका? जो व्यक्ति, जो मित्र इस प्रकार का है कि जो पीछे से तो कार्य को बिगाड़ता है और सामने से मीठा मीठा बोलता है, ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र किसके समान होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, तादर्श मानी ऐसे, मित्र मानी मित्र को, ऐसे मित्र को जो कि विष कुंभम, जो झेर के घड़े के समान है। अंदर से तो झेर भरा हुआ है, और पयो मुखम, पयो का मतलब होता है दूध, मुखम मानी मुख पर, और जो घड़ा का जो मुख है उस मुख पर तो क्या लगा हुआ है? दूध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? दूध लगा हुआ है, और उस घड़े के अंदर क्या भरा हुआ है? झेर भरा हुआ है। तो ऐसे जो मित्र हैं, ऐसे मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए, ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया हमको किस प्रकार के मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, किस प्रकार के मित्रों को छोड़ देना चाहिए। जो मित्र हमारी पीठ पीछे हमारी निंदा करे, हमारी बुराई करे, हमारी आलोचना करे, ऐसे मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए। कैसे मित्रों का? जो हमारी पीठ पीछे हमारा आलोचना कर रहा है, त्याग कर रहा है ना, आलोचना कर रहा है और
पीठ पीछे से हमारी बुराई कर रहा है, तो ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए। और वो मित्र क्या करते हैं, प्रत्येक से सामने आने पर, वो मित्र आपके सामने आने पर कैसे बोलते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं। आपके समक्ष आने पर कैसे बोलते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो मित्र हैं, उन मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए, ऐसे मित्रों को हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसे मित्र जिस प्रकार विष के घड़े के मुख पर दूध लगा हुआ है, उसी प्रकार ये मित्र होते हैं कि ऊपर से तो दूध लगा हुआ है, वो जो इनके अंदर है वो झेर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, घात भरा हुआ है, वह आपको हानि पहुंचाने की ही सोचते हैं। तो जो मित्र इस प्रकार की हानि पहुंचाने की सोचते हैं, ऐसे मित्रों को हमें तुरंत ही उनका त्याग कर देना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस श्लोक का जो भाव है शायद निश्चित ही समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को तुरंत लाइक करें, उसके बाद हम आपको इसका जो अर्थ है, ये एक बार अर्थ को पुनः बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हिंदी अनुवाद के अंतर्गत हमने आपको जैसा बताया कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले। पीठ पीछे का मतलब ये नहीं है बच्चों कि हमारे पीठ के पीछे बैठ के काम बिगाड़ लिए, है ना। पीठ पीछे का मतलब होता है कि व्यक्ति के चले जाने पर उस व्यक्ति के कार्य को बिगाड़ना, वो होता है पीठ पीछे। कि व्यक्ति चला गया और फिर का इस व्यक्ति का तो काम बिगाड़ना है, इसका काम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भावना रखने वाले मित्र हैं, उनके विषय में कहा गया है। तो पीठ पीछे जो काम बिगाड़ने वाले हैं तथा सामने मधुर बोलने वाले हैं। और सामने कैसे बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, मीठे बोलते हैं। तो ऐसे मीठे बोलने वाले हैं जिनके ऊपर ऊपर मुख भाग पर, ऊपर ऊपर मुख भाग पर दूध लगा हो। क्या लगा हुआ हो, दूध लगा हुआ हो। ऐसे झेर के भरे घड़े के समान, ऐसे झेर से भरे हुए घड़े के समान ऐसे मित्रों का हमें त्याग कर देना चाहिए, ऐसे मित्रों को हमें छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों, आपके समझ में आ गया। तो हमको ये श्लोक बहुत अच्छी प्रेरणा भी देता है कि हमको किस प्रकार की संगति करनी चाहिए, कैसे मित्रों के साथ हमें रहना चाहिए। ये सब प्रकार के हमें ज्ञान भी प्रदान करता है। बच्चों, जो हमारा पाठ है, पाठ भी सुभाषित रत्नानी है, सु प्लस भाषित, अच्छी जो कहावत है कहने वाली है, ऐसे रत्नों की खान है। तो बच्चों, इसमें आपके एक एक श्लोक आपके जीवन को उज्जवल करने वाले हैं। अपने जीवन में धारण करके हम अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपकी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं संस्कृत व्याख्या की ओर। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आपके इस पाठ से हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या दोनों ही आने वाली है। इसलिए हमने आपको पहले हिंदी अनुवाद बताया और फिर हम आपको संस्कृत व्याख्या बता रहे हैं। जब तक आपके हिंदी अनुवाद समझ में नहीं आएगा, उस श्लोक का भाव समझ में नहीं आएगा कि इस श्लोक में क्या क्या कहना चाहता है, तब तक हम संस्कृत व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए हमको सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। अगर हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से आ गया तो हम तुरंत संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। अब चलिए संस्कृत व्याख्या में सर्वप्रथम हम प्रसंग की ओर चलते हैं कि हमको संस्कृत व्याख्या में हमारा जो पहला बिंदु है, हम लिखते हैं प्रसंग। अब बच्चों, प्रसंग में आपके समझ में आ गया। मैंने कहा प्रसंग, तो प्रसंग क्या होता है कि जिस प्रसंग में हम किसी से बात कर रहे हैं, जिस संवाद में हम किसी को समझाना चाह रहे हैं, किस प्रसंग के लिए श्लोक है, वो प्रसंग हमको लिखना है। तो आज हम किस प्रसंग में बात कर रहे हैं आपके मध्य? हम आज आपके मध्य बात कर रहे हैं कैसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रसंग के विषय में हम आज इस वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं। तो वही हमारा प्रसंग है। तो हमको प्रसंग में यही लिखना है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रसंग को लिखने के लिए एक पंक्ति आपको बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके 15 श्लोकों में प्रसंग की जो पहली पंक्ति है वो वही आने वाली है, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं है। क्यों?
क्योंकि 15 श्लोकों में आपकी पाठ्य पुस्तक वो स्पंदना रहने वाली है और पाठ भी आपका सुभाषित रत्नानी रहने वाला है। तो क्यों न अपने इस पंक्ति को पहले याद कर ले और फिर प्रत्येक श्लोक में जो प्रसंग के विषय में कहा जा रहा है उसको लिखना है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों ये पंक्ति हमको याद करनी है और आपने याद भी कर ली होगी। कौन सी पंक्ति? प्रस्तुत श्लोके अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृते। मतलब प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठ से लिया गया है। इतना सा लिखना है, ठीक है। यह आपने पूर्व में याद भी कर रखा है। अब हमको नया क्या लिखना है प्रसंग में? तो बच्चों नया हमको लिखना है कि इस श्लोक के अंदर किस बात को कही गई है उसको हमको लिखना है। तो क्या बताया गया है? अस्मिन् श्लोके कविना, इस श्लोक में कवि ने प्रोक्षे कार्य हंतानाम, प्रोक्षे मानी पीछे से, कार्य को बिगाड़ने वाले और प्रत्येक से मानी सामने, मीठे बोलने वाले, प्रियवादिनम मीठे बोलने वाले, को मित्रम। कैसे मित्र बच्चों? कैसे मित्र? को मित्र। तो ऐसे को मित्र जो हानिकारक हैं मत्वा मान करके, ऐसे को मित्र को हानिकारक मान करके, तस्य त्याग से उसके त्याग की प्रेरणा प्रदत्ता, उसके त्याग की प्रेरणा दी है। ठीक है, हमने हिंदी अनुवाद करा था तो हमारे भी यही समझ में आया है। जो समझ में आया जो तो लिखना है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, हमने इस प्रसंग में अलग से क्या लिखा है? अस्मिन् श्लोके कविना प्रोक्षे कार्य हंतानाम प्रत्येक से प्रियवादने को मित्रम हानिकारकम मत्वा तस्य त्याग से प्रेरणा प्रदत्ता। तो बच्चों यह हमारा संस्कृत व्याख्या का प्रसंग हुआ। अब हमने आपसे बात की थी कि हिंदी अनुवाद में हमारे अंक पूरे नहीं आते हैं, अंक कट जाते हैं परीक्षा में। अब आप कहते हो गुरुजी हमने तो पूरा हिंदी अनुवाद वैसा ही लिखा है लेकिन हमारे पूरे अंक क्यों नहीं आए? तो बच्चों इसका कारण है कि आपसे परीक्षा में हिंदी अनुवाद पूछा है तो आपने क्या करा? केवल हिंदी अनुवाद लिख दिया। उसके साथ में आपको क्या लिखना है वो आपने नहीं लिखा। जैसे कि आपको कह दिया कि सब बाजार में जाना है, सामान लेकर आना है, तो आप चले गए, घर से कोई बैग नहीं लेके गए, रखने की सामग्री नहीं रख के लेके गए, तो इस चीज के लिए कौन कहेगा आपसे? कौन कहेगा? ये अपन को अपने स्वविवेक से करना है। तो ऐसे ही हमको हिंदी अनुवाद में साथ में जो प्रसंग है वो प्रसंग को भी हमारे सुविवेक से हमको लिखना होता है, जब ही हमारे अच्छे अंक आते हैं। तो हमको जब हिंदी अनुवाद लिखते हैं तो उससे पूर्व हम लिखेंगे प्रसंग, ठीक है। अब प्रसंग में क्या लिखना है? जो मैंने आपको संस्कृत व्याख्या में बताया उसका हिंदी अर्थ करके प्रसंग में लिख दो। क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित इति शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि ने सामने पीछे से कार्य को और सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे को मित्र हानिकारक को मान करके उसका त्याग करने की इसमें प्रेरणा दी गई है। तो ऐसा हमको प्रसंग में लिखना है। अगर हिंदी अनुवाद के साथ में प्रसंग लिख दिया तो हिंदी अनुवाद में हमारे अच्छे अंक आएंगे। कारण क्या होता है? आपने हिंदी अनुवाद लिखा लेकिन आपसे पूर्व भैया की जो कॉपी जांच हुई उस भैया ने प्रसंग भी लिख दिया। तो अब जो चेक करने वाला है वो तुलना करता है कि आगे वाले ने इतना लिखा है, आपने इतना सा लिखा है, तो आपकी अंक कट जाते हैं। इसलिए आप पूरा लिखिए, आप भी कमी ना छोड़िए, ठीक है। तो आप प्रसंग लिखिए, प्रसंग के बाद में हिंदी अनुवाद लिखना है। इसी प्रकार अब अगला बिंदु चलते हैं हम संस्कृत व्याख्या। किस पर बच्चों? संस्कृत व्याख्या पे। तो आपको अगर हिंदी अनुवाद याद है तो उसकी तरह आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर संस्कृत व्याख्या में आपने प्रस्तुतिकरण सही कर दिया तो निश्चित ही आपके अच्छे अंक आएंगे। एक तो आपसे कहा संस्कृत व्याख्या करनी है, आपने उसकी संस्कृत व्याख्या उन शब्दों की कर दी, लेकिन संस्कृत व्याख्या के साथ साथ उसका जो प्रस्तुतिकरण है कि कवि क्या कहना चाहता है इस श्लोक में, थोड़ा प्रस्तुतिकरण अपन ने ढंग का कर दिया, अच्छा कर दिया, तो निश्चित ही अच्छे अंक आएंगे, निश्चित ही
अच्छे अंक आएंगे। तो हम संस्कृत व्याख्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उसको करने से, संस्कृत व्याख्या के साथ साथ उसको अगर प्रस्तुतिकरण भी हम अच्छा कर दे तो निश्चित ही श्रेष्ठ अंक आने हैं। तो बच्चों, हमको संस्कृत व्याख्या करने से पूर्व उसका प्रस्तुतिकरण भी हमको अच्छी प्रकार से करके और उसकी संस्कृत व्याख्या प्रारंभ करनी चाहिए, है ना, जब ही हमारे श्रेष्ठ अंक आ सकते हैं। अब कैसे करनी है हमको प्रस्तुतिकरण, सुनिए। हमको लिखना है कि दर्शम मित्रम, कैसे मित्र का परित्यज्य इति, त्याग कर देना चाहिए। कैसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए? श्लोके अस्मिन्, इस श्लोक में वर्णन कवि कथयति, वर्णन करते हुए कवि कहता है। बस इतना सा प्रस्तुतिकरण करना है। एक तो आपने किसी से अरे इधर आना ऐसे कहा, एक भाई साहब इधर आना ऐसे कहा, तो बच्चों प्रस्तुतिकरण का फर्क है। आपने अरे के बुलाया जब भी वो आया, लेकिन आपने भाई साहब इधर आना जब भी वो आया, लेकिन उसका अच्छा भाव कब रहेगा आने का? जब आपने भाई साहब के बुलाया। तो इसलिए हमारा जो लिख तो हम रहे हैं संस्कृत व्याख्या, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रस्तुतिकरण है वो भी साथ में अगर अच्छा होगा तो निश्चित ही अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपकी बात? अब आगे चलिए। इतना सा तो हमने प्रस्तुतिकरण कर दिया, अब हम संस्कृत व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यक्ति, ठीक है। अब ये इतना सा ऐसा हमको हर श्लोक में करना है प्रस्तुतिकरण। अप्रत्यक्षम, देखिए अप्रत्यक्षम होता है पीछे से, ठीक है। कार्य विनाशकम, कार्य विनाशकम मान कार्य को बिगाड़ने वाला। तो अप्रत्यक्षम मान पीछे से, कार्य विनाशकम मान कार्य को बिगाड़ने वाला, पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाला। ऐसा हमने इसमें बताया था आपको कि पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला। संस्कृत व्याख्या में भी हम वही लिख रहे हैं। शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो निश्चित ही आपको संस्कृत व्याख्या याद हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से संस्कृत व्याख्या को सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको शब्दार्थ पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप निरंतर वीडियो पर बने हुए रहेंगे तो निश्चित ही आपको संस्कृत व्याख्या भी अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। अब आगे देखिए, अप्रत्यक्षम कार्य विनाशम, मतलब अप्रत्यक्ष में कार्य विनाशम कार्य का विनाश करता है। अप्रत्यक्ष में कार्य का विनाश करता है। सम्मुखे, सम्मुखे होता है सामने, सम्मुखे का मतलब क्या होता है? सामने। च मधुरम भाषिणम, और सामने मीठा बोलता है। पीछे से कार्य का विनाश करता है और सामने से मीठा बोलता है। यही तो हमने कहा है। तो जैसा हम बोल रहे हैं उसका अर्थ कर रहे हैं, वैसी संस्कृत व्याख्या लिखनी है। कोई शब्द अलग से हटके नहीं आया है। ये जो शब्दकोश है वो हमें पहले से भी याद है, लेकिन उनको एक लिखने का जो तरीका है वो याद हमको करना पड़ेगा। आगे देखिए, मित्र दुग्ध युक्त मुखम भागम। देखिए, मित्र दुग्ध युक्त मुख भागम, मित्र जो दूध के युक्त मुख भाग को, जैसे कि मुख भाग है गले का, उस पर क्या लगा रखा है? दुग्ध लगा रखा है, दूध लगा रखा है ना। और विष पूरितम कलशम, और उस कलश में क्या भरा हुआ है? विष पूरितम, विष भरा हुआ है, झेर भरा हुआ है। और उस कलश में क्या भरा हुआ है? झेर भरा हुआ है। और उस कलश के ऊपर क्या लगा हुआ है? दूध लगा हुआ है। समझ में आ गया? तो युक्त ऐसे को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया? तो यह आपकी संस्कृत व्याख्या हुई। कोई परेशानी आई आपको संस्कृत व्याख्या में? शब्दार्थ है, इसके जो अर्थ है वो भी आपको कोई ऐसे कठिन शब्द नहीं है, जैसे सम्मुख है, कार्य विनाशम है, प्रत्यक्षम है, ये सब आपको याद है बच्चों पहले से ही, लेकिन बस हमको उनको लिखना कैसा है वो बात है। तो आप इसको अगर एक बार अपनी कॉपी में पूरे को साथ साथ लिखेंगे तो निश्चित ही एक बार आपकी कॉपी में आप पूरी संस्कृत व्याख्या को देखकर उतार लेंगे तो निश्चित ही मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको संस्कृत व्याख्या 100% आ जाएगी। अब आगे देखिए, अगर हम संस्कृत व्याख्या को बड़ा करना चाहते हैं, वो विस्तार से लिखना चाहते हैं, अच्छी प्रकार से और समझाना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे अर्थात
यथा मुखम, जैसे कि मुख पर, दुग्ध माने दूध है, जैसे कि मुख पर क्या है, दुग्ध है, दूध है। किंतु अंत विषमुखम, किंतु अंत माने अंदर, अंदर क्या है, विषमुखम, विष युक्त है, अंदर विष युक्त क्या है, कलश है, जहर युक्त क्या है, कलश है। विनाशक है, विनाश करने वाले, विनाश करने वाले बहुतिमानी होते हैं। जो मुख के ऊपर तो क्या है, दूध है, और कलश में क्या है, कलश में क्या है, जहर है, ऐसे विनाशक होते हैं। तथेव सम्मुखे तू, और सामने तो प्रिय भाषिणे, सामने तो क्या है, प्रिय भाषिणे, मीठे बोलते हैं। किंतु प्रोक्ष से कार्य विनाशकम, और पीछे से कार्य को बिगाड़ते हैं, और पीछे से कार्य को बिगाड़ते हैं। ऐसे मित्रों का, मित्र हानिकारक है बहुत ही, ऐसे मित्र हानिकारक होते हैं। कौन से मित्र हानिकारक होते हैं बच्चों, समझ में आ गया आपके? तो ऐसे मित्र हानिकारक होते हैं जो पीछे से कार्य को बिगाड़ते हैं और सामने से मीठे मीठे बोलते हैं, ऐसे मित्र हानिकारक होते हैं। अतः इसलिए तादृश्य, ऐसे ऐसे मित्र से मित्रों का परित्याग कर्तव्य, ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्रों का क्या कर देना चाहिए बच्चों, त्याग कर देना चाहिए। तो आप सभी कमेंट्स में जरूर लिखकर भेजेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि ऐसे मित्रों का हमें क्या कर देना चाहिए। अगर आपने पूरी संस्कृत व्याख्या पढ़ी, हिंदी अनुवाद पढ़ा, आपके समझ में आया, तो निश्चित ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखकर कमेंट्स बॉक्स में भेजना ही पड़ेगा कि कैसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से सुनिए। ये तो हमारी हुई संस्कृत व्याख्या। अब देखिए संस्कृत व्याख्या के बाद में अब हमको तीसरा जो बिंदु है वह है विशेष। अब बच्चों विशेष हमको हिंदी अनुवाद में भी लिखना है। किसमें लिखना है, हिंदी अनुवाद में भी लिखना है, तो संस्कृत व्याख्या में भी लिखना है ना। अगर हिंदी अनुवाद में भी हम विशेष लिखेंगे, तीनों बिंदु लिखेंगे, तो निश्चित ही हमारे हिंदी अनुवाद में श्रेष्ठ अंक आएंगे। क्योंकि हमारी कमियां क्या रहती है, हम हिंदी अनुवाद में पूरे बिंदु नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हमारे अंक कट जाते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, आपको जो मैं संस्कृत व्याख्या का विशेष बता रहा हूं उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। उस हिंदी अनुवाद को आप ध्यान रखेंगे तो आप हिंदी अनुवाद के साथ में विशेष को लिख सकते हैं और निश्चित ही आपके पूर्ण अंक आएंगे, अच्छे अंक आएंगे, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब देखिए विशेष में प्रस्तुत नीति श्लोक है। प्रस्तुत नीति श्लोक में कवि ने प्रेरणा प्रदत्ता, कवि ने प्रेरणा दी है। प्रस्तुत जो नीति श्लोक है इसमें कवि ने प्रेरणा दी है कि प्रोक्ष से माने सामने, प्रोक्ष से माने पीछे से, प्रोक्ष से माने पीछे से कार्य विनाशक कार्य के, पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाले, और प्रत्येक से और सामने प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाले, और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र मन मित्र हानिकारक मत्वा, हानिकारक मानकर, ऐसे मित्रों को हानिकारक मानकर तस्य परित्याग कर्तव्य, ऐसे मित्रों का परित्याग कर देना ही चाहिए। ऐसे मित्रों का परित्याग कर देना ही चाहिए। अब सुनिए बच्चों कि प्रस्तुत जो नीति श्लोक है इसमें कवि ने प्रेरणा दी है कि प्रोक्ष से पीछे से कार्य का विनाश करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे हानिकारक मित्र को मित्र मान करके उसका त्याग कर देना चाहिए। ये हमने विशेष में सुना है इसमें। और अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं और अच्छा लिखना चाहते हैं तो हम आगे और भी लिख सकते हैं। विशेष में क्या लिख सकते हैं, तस्य तुलना कवि ना, उसकी तुलना कवि ने, किसकी, उस मित्र की, उस मित्र की तुलना कवि ने किससे की है, विष पूरी थे, मतलब विष से भरे हुए जो घड़ा है, और मुखे, और मुख पर चामृत से, और मुख पर क्या लगा हुआ है, अमृत, अंदर तो क्या भरा हुआ है, झेर भरा हुआ है ना। तो विष पूरी थे मुखे च अमृत से कुंभेन सकृता, मतलब उसके
मुख पर क्या है, अमृत है। ऐसे कुंभ ने ऐसे घड़े के साथ में की है। तो कैसे घड़े के साथ में की है बच्चों, ऐसा घड़ा जिस घड़े के अंदर विष भरा हुआ है और उसके मुख पर अमृत लगा हुआ है, ऐसे घड़े के साथ में ऐसे मित्र की तुलना की गई है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। आप निश्चित ही एक बात को ध्यान से सुन लीजिए कि आपको हिंदी अनुवाद में भी ये तीनों बिंदु लिखने हैं, प्रसंग, हिंदी अनुवाद और विशेष, और संस्कृत व्याख्या में भी प्रसंग, संस्कृत व्याख्या और विशेष। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो निश्चित ही आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और अधिक से अधिक आप इन वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके साथी भी अध्ययन में लग सके और उनके भी श्रेष्ठ अंक आ सके। ऐसी अगर हम परोपकार की भावना रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में सफलता आएगी। बच्चों, जितनी हम परोपकार की भावना करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, उतनी हमारे जीवन में निखरता आती है। इसलिए आप अधिक से अधिक भैयाओं को इस चैनल के बारे में बताएं और वो अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सके, और अधिक से अधिक आप इन वीडियो को शेयर करते रहे, जिससे कि आपका भी भला हो और आपके जो साथीगण हैं, मित्र हैं, उनका भी भला हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।